हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ शेयर मार्केट। इस वीडियो में हम सब कुछ हिंदी में बताएंगे, तो फिक्र नहीं कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम शेयर बाज़ार के पूरे बेसिक के बारे में जानेंगे। क्या होता है शेयर मार्केट, कितने प्रकार के शेयर मार्केट होते हैं, वही सब। इस दुनिया में पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। पैसा हर इंसान के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और पैसे के बिना हमारा अपना सपना बनकर ही रह जाएगा। इसलिए आज दुनिया में सभी लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत, दौलत, घर, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब हैं। दुनिया में पैसा कमाने का जरिया बहुत हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग व्यापार यानी कि बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो अपने पैसे दांव पर लगाकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं। पर ये लोग कुछ पैसा कौन सी जगह से पर दांव लगाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है कि जहां अपने पैसों पर दांव लगाने के बाद भी लोगों को मुनाफा होता है? वो जगह है शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार। ठीक है ना। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां बहुत से कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग यहाँ या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदना का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसके हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दोगुना पैसा आपको मिलेगा, और अगर घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट में आप शेयर कब खरीदें इसके बारे में बात करते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए जान लेते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट, इन में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें कि ये कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी पर पैसा लगाया जाए ताकि आपको मुनाफा हो। ठीक है ना। इस सब चीज़ों का पता लगाए, ज्ञान बटोरें, उसके बाद ही जाकर शेयर मार्केट में निवेश करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा या गिरा, इसका पता लगाने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर एनडीटीवी न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। व्हाट इज़ शेयर मार्केट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जगह बहुत ही रिस्क से भरी हुई होती है, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि जब आपका घाटा हो तो आपको उस घाटे से ज़्यादा फर्क ना पड़े। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आप शेयर मार्केट में थोड़े से पैसे निवेश करें, ताकि आगे जाकर आपको ज़्यादा झटका ना लगे। जैसे जैसे आपका इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं, ऐसे में आपको डिस्काउंट ब्रोकर, जीरोधा
पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप बहुत ही जल्द और आसानी से डीमैट अकाउंट खोल उसमें शेयर भी खरीद सकते हैं। ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उसमें अकाउंट भी खोल सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप इस मार्केट के बारे में अधिक जानकारी ज़रूर लें, वरना इस मार्केट में धोखे भी बहुत मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी फ्रॉड होती है, और अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीद कर अपने पैसे लगाते हैं तो ऐसे कंपनी सबके पैसे लेकर भाग जाती है और फिर आपको लगाए हुए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसे बैकग्राउंड के डिटेल्स में अच्छे से ज़रूर चेक कर लें। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए एक डीमैट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप एक ब्रोकर यानी कि दलाल के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं, जिस तरह की हम किसी बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितना पैसा मिलेगा वो सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि अपने बैंक अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक होकर रहता है। अगर आप चाहे तो उस डीमैट अकाउंट से अपना बैंक अकाउंट में बाद में धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। प्रूफ के लिए पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी होना ज़रूरी है। दूसरी तरीका है कि किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप एक ब्रोकर के पास से अकाउंट खुलवाओगे तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करता है जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए वो पैसे भी मिलते हैं, पैसा भी लेते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। हम सिर्फ उनके ज़रिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीदा या बेच नहीं सकते। सपोर्ट लेवल क्यों होता है? सपोर्ट लेवल उस प्राइस लेवल को रेफ़र करता है जिसके नीचे एसेट की प्राइस का गिरना सबसे कम होता है उस समय में। सपोर्ट लेवल उस प्राइस को रेफ़र करता है जिसके नीचे एसेट की प्राइस का गिरना सबसे कम होता है उस समय में। किसी भी एसेट का सपोर्ट लेवल क्रिएट किया जा सकता है बायर्स के द्वारा, जो कि शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, शेयर मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं जब भी एसेट एक लोअर प्राइस में चला जाता है। सपोर्ट लेवल कहने से बनाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, जब सबसे सिंपल सपोर्ट को चार्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है एसेट के सभी लोस को ध्यान में रखकर उस टाइम पीरियड के दौरान। ये सपोर्ट लाइन या फ्लैट लाइन होती है, ये फिर स्लैंटेड अप या डाउन भी हो सकती है। ओवरऑल प्राइस ट्रेंड के हिसाब से वहीं दूसरी ओर टेक्निकल इंडिकेटर और चार्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ज़्यादा एडवांस वर्जन के सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो अब हम शेयर मार्केट में इसके बारे में बात करें, शेयर मार्केट कैसे सीखे, ठीक है ना। ऐसे में सभी को शेयर मार्केट ऐसा ही एक टेक्निक लगता है जहाँ से कि वो कम से कम करोड़ रुपए कमा सकते हैं, इसलिए वो अक्सर ऐसे शेयर मार्केट टिप्स इन हिंदी की तलाश में रहते हैं जो जल्दी से इस्तेमाल कर अमीर बन सकें। तो चलिए कुछ ऐसी शेयर मार्केट टिप्स के विषय में जानते हैं, उन्हें सभी बिगनिंग इन्वेस्टर को निश्चित रूप से जानना चाहिए। सभी पहले सीखें तभी आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ को हमें अपना हाथ आजमाने से पहले आपको उसे पहले सही तरीके से जानना होता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में शेयर मार्केट को भी पहले सीखने होता है, तभी आप उसमें अपना इन्वेस्ट करें। बिना शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त किए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप रिसर्च खुद करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको रिसर्च खुद करना ज़रूरी रहेगा। रिसर्च का नाम सुनते ही बहुत से लोग दूर भागते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के संदर्भ में इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च से ही जो भी आपको शेयर मार्केट में सफल बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अपना गोल सेट करें। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि वो चाहे कोई भी इन्वेस्ट करें या ना हो, या इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम टर्म्स में ही बढ़िया रिजल्ट प्रदान होता है। ऐसे में आपको भी शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट करना है तो उसे लॉन्ग टर्म मानकर ही करें, तभी आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। रिसर्च और प्लानिंग चाहिए शेयर मार्केट के लिए। अपने मिशन को कंट्रोल करें, मतलब इमोशन कंट्रोल करने का मतलब, शेयर मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप इमोशन को बैठते हैं, जिसके चलते हैं आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इन सभी चीज़ों को दूर रखने के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा कहीं, तभी जाकर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इससे पहले मुनाफा या नुकसान दोनों को कोई एक को हो सकता है। अब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अब स्टॉक के बारे में जाना नहीं है ज़्यादा, तो इसको समझ लेते हैं। अब स्टॉक एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है हमारे देश का, जिसमें करीब 30 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर फ़िलहाल मौजूद हैं। इसे लाने का मूल उद्देश्य ही था कि कैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा सहज, फेयर और अफोर्डेबल किया जा सके। अब स्टॉक्स ऑफर करता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कि वो कैसे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकें, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिजिटल गोल्ड्स में, डेरिवेटिव्स में और ETFs में। अब स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि अब स्टॉक एक स्टॉक ब्रोकर है जो कि आपकी मदद करता है शेयर को खरीदने या बेचने में।
ऐसे में आप कम कीमतों में शेयर को खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमतों में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यह है पहला तरीका अब स्टॉक से पैसे कमाने का। लेकिन इसके लिए आपको आपके पास स्टॉक मार्केट के विषय में कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में ट्रेडिंग संबंधित टर्म्स की भी समझ होना चाहिए। आप चाहे तो स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब से या बुक पढ़कर सीख सकते हैं। मेरी राय में पहले स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए, फिर जाकर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बाद में अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें स्टॉक मार्केट तो देख चुके, अब स्टॉक के बारे में जानकारी ले चुके। अब हम बात करेंगे, इसको और बैक जाते हैं। एंजल ब्रोकिंग करके एक और स्टॉक ब्रोकर है, उसको पढ़ लेते हैं। नहीं यार, एंजल ब्रोकिंग रहने देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाट इज डे ट्रेडिंग? बिग प्रॉफिट कैन बी फाउंड इन अ फ्यू आवर्स। कीप इन माइंड इंपॉर्टेंट टिप्स। इंक्रीज इन रीच। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग का मीन्स क्या होता है? तीन तरह की, कितने शेयर ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग इन दीज के बारे में। ट्रेडर्स कितने समय के लिए शेयर अपने पास रखते हैं, उस पर ये शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के मुख्य, कितने समय तक आप रखते हो उस शेयर को, उसके बेसिस पे उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तीन प्रकार की होती है, इंट्राडे, पोजिशनल, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे, पोजिशनल, शॉर्ट टर्म। डे ट्रेडिंग मीन्स शेयर की ट्रेडिंग करने वाला कोई ट्रेडर अगर एक ही दिन में शेयर की खरीद और बिक्री दोनों ही कर लेता है तो उस ट्रेडिंग को एक दिवसीय या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में शेयर बाजार सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक चालू रहता है। अगर इन दोनों के बीच के समय में किसी शेयर को खरीद कर फिर से बेच दिया जाए तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ऊपर जो हमें मिनटों में की जाने वाली ट्रेडिंग के बारे में बात की, वही इंट्राडे ट्रेडिंग है। एक इंट्राडे ट्रेडर का लक्ष्य बाजार में आने वाली अच्छी बुरी खबरों से शेयर में आने वाले क्विक मूवमेंट्स का लाभ उठाना होता है, जिससे वह कम समय में मुनाफा कमा सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह मुनाफा ही कमाए, उसे नुकसान भी हो जाता है। बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ
गिने चुने सफल ट्रेडर्स को छोड़कर ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है। ठीक है ना, आपने समझ लिया ना कि इंट्रा ट्रेडिंग सेफ नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सेफ है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेफ है, पोजिशनल ट्रेडिंग सेफ है, इंट्राडे में अधिकतर लॉस ही होता है। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग का दूसरा प्रकार है पोजिशनल। अगर कोई ट्रेडर एक दिन में कोई शेयर खरीदे और फिर उसे उसी दिन बेचने के बदले एक दिन से एक सप्ताह तक बेचे तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसे करने के लिए उस ट्रेडर को उस शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ती है जिसके लिए उसे जितने शेयर जिस दाम में खरीदे हैं उसी पूरी राशि ब्रोकर को चुकानी पड़ती है। उसके 2 दिन में उसके डीमैट अकाउंट में वह शेयर आ जाता है। इसमें जो कहते हैं पोजिशनल में आपको एक हफ्ते तक आप शेयर रख सकते हो, मगर उसके लिए शर्त यही है कि पहले आपको वो शेयर ख़रीदना पड़ेगा। शेयर ख़रीदने के बाद 2 दिन के अंदर वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। फिर वह जब चाहे तब उस शेयर को बेचकर अपना पैसा जुटा सकता है। बाद में उस शेयर को वो बेच ले, उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हालांकि इस तरह की ट्रेडिंग में इंट्राडे से कम जोखिम होता है, लेकिन इसमें ओवरनाइट रिस्क हो जाता है। कई बार बंद बाज़ार में किसी अच्छी या बुरी खबर की वजह से अगले दिन पूरे बाज़ार या फिर कुछ शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे खुलते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा तरीका स्टॉक ट्रेडिंग का है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर कोई ट्रेडर खरीदे गए शेयर को 1 से 4 सप्ताह तक और रखता है और फिर बेचता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। इस ट्रेडिंग में एक ट्रेडर का लक्ष्य कुछ सप्ताह में शेयर के दाम में आने वाले स्विंग का लाभ उठाकर मुनाफा कमाना होता है। इस वजह से इस ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग भी ओवरनाइट रिस्क होता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग से तो इस तरह की ट्रेडिंग में जोखिम कम होता है। अब हम ट्रेडिंग में 3 प्रकार के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन अब जानते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग कैसे शुरू की जाती है। स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आपको 3 तरह से अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, 3 तरीके के अकाउंट होंगे जब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अपने नाम के अनुसार ही ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट है जिससे द्वारा अपने शेयर को खरीदी बिक्री की जाती है। इसी के ज़रिए ही हम अपनी खरीद या बिक्री या ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक भेजते हैं। इसके लिए चाहे तो आप निवेशक हो या ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी खुलवाया जाने वाला डीमैट अकाउंट एक स्टोरेज की तरह होता है। डीमैटेरियलाइज्ड स्वरूप का मतलब वैसे ही जिसमें डीमैटेरियलाइज्ड स्वरूप में आपके द्वारा खरीदे गए शेयर और अन्य सिक्योरिटी जमा की जाती है। डीमैटेरियलाइज्ड स्वरूप का मतलब वैसा ही स्वरूप है जैसे आपको बैंक खाते में आपका पैसा। यह डीमैट खाता आपके ट्रेडिंग खाते से लिंक होता है। तीसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो आप जानते ही, जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उसे बैंक अकाउंट कहा जाता है।
स्टॉक ब्रोकर का मतलब क्या होता है, अब हम जानते हैं स्टॉक ब्रोकर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी उठा लेते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर ही स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेडर या इन्वेस्टर को जोड़ने का काम करता है। स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के साथ, स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके साथ ट्रेडर या इन्वेस्टर को जोड़ता है। तो ब्रोकर इन्वेस्टर ट्रेडर के बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है। ब्रोकर एक इन्वेस्टर ब्रोकर से पैसे लगवाता है। एक इन्वेस्टर ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। एक ब्रोकर ट्रेडर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। दो प्रकार, रेगुलर या फुल सर्विस। फर्स्ट टाइप, दो प्रकार के ब्रोकर्स होते हैं, रेगुलर या फुल सर्विस ब्रोकर, दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर। रेगुलर या फुल सर्विस ब्रोकर सालों पहले सिर्फ इसी तरह के स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। इस तरह के ब्रोकर्स इस तरह के ब्रोकर हमारा ट्रेड हाँ हमारा ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी वह हमें कई सुविधाएं देते हैं। इनमें से वो रेगुलर और फुल सर्विस ब्रोकर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं, कॉल कर के ट्रेडिंग करने की सुविधा देते हैं, निवेश और ट्रेडिंग की सलाह देते हैं, रोज कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज देना, ये सब काम करते हैं। समय समय पर हमारे खाते का विवरण देना आदि, ये सब काम होता है इनका। उसका विवरण देते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं, ट्रेडिंग की सलाह देते हैं, कॉल करके ट्रेडिंग सुविधा देते हैं, करने की सुविधा देते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं। ये सब इनका काम होता है। इनका 1 से 2% इसमें मार्जिन रहता है। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे अब स्टॉक्स है, वे ब्रोकर है जो अपने क्लाइंट से बहुत ही कम ब्रोकरेज लेकर ट्रेडिंग कराने की सुविधा देता है। ठीक है, ये ब्रोकरेज फुल सर्विस ब्रोकर के ब्रोकरेज से तो बहुत कम ही होता है। वो जितना लेता है उससे बहुत कम होता है। ऐसा वह इसलिए कर पाता है क्योंकि वह सभी सुविधा देने के बदले सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी सुविधाएं ही देता है। वह बाकी की सुविधाओं में से कुछ तो देता ही नहीं और कुछ के लिए एक अलग चार्ज रखता है। ठीक है ना। दोस्तों, सभी अविस्ट्रॉक जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसमें ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट 249 रुपीज़ में खोलने का ऑफ़र चल रहा है। तो आप 249 रुपीज़ देकर अकाउंट खुलवा सकते हो अब स्टॉक्स में। ठीक है ना। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेलिंग की है यहाँ पर, क्या होता है क्या नहीं होता मार्केट के अंदर, कितने प्रकार के ब्रोकर्स होते हैं, कितने प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, वही सब। हेलो। हाँ, तो इस प्रकार आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है उसके बारे में बता दिया मैंने, और डीमेट अकाउंट क्या है उसके बारे में बता दिया, बैंक अकाउंट क्या है उसके बारे में बता दिया। अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं। हेलो।
क्या हुआ? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बहुत कुछ बात की। अब आगे की बात करते हैं। कुछ दवा ववा ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आ गए हैं हम यहाँ पर फिर से उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे। थोड़ा सा खाना खाने से पहले दवा खाना रहता है, वो खा लेता हूँ मैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। है ना? ठीक है ना? घुल जा घुल जा घुल जा घुल जा घुल जा घुल जा। घुल गई। अजीब सा टेस्ट है। थोड़ा हम स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा कर ली। अब पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। सरकारी results.com पे चलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर फ़िलहाल में हमारे सामने क्या दिख रहा है, देखिएगा आप, है ना? ये तो बाद में ये ना बोलें कि हमने देखे नहीं क्या चल रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स के हाइलाइट्स में दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये सेकंड वाला अपन ये करते हैं, डिक्लेयर दो हो चुके हैं। महाराष्ट्र बोर्ड हायर सेकेंडरी रिजल्ट्स डिक्लेयर। तो महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12th के हायर सेकेंडरी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि आर गोइंग टू रिलीज द क्लास 12th एंड क्लास 10th सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2021। महाराष्ट्र बोर्ड लास्ट ईयर रिजल्ट डिटेल्ड। ये सब छोड़ो, हाउ टू चेक, इन रिज़ल्ट को चेक करने का तरीका क्या है, कैसे आप महाराष्ट्र में हो और 10th क्लास का रिज़ल्ट चेक करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो सिंपल सा है। 10th 12th का रिज़ल्ट चेक करने के लिए कुछ पोर्टल बना रखे, उन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। स्टेप 1, डायरेक्टली गो टू सम यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन एंड क्लिक टू डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है ना? इसमें जाके डायरेक्ट डाउनलोड रिजल्ट कर सकते हो। और स्टेप 2, आफ्टर द न्यू पेज ओपन, ठीक है ना, न्यू पेज ओपन होगा, यू हैव टू सिलेक्ट योर एग्ज़ाम एंड पुट
द रोल नंबर विथ मदर फर्स्ट नेम, मम्मी का नाम, रोल नंबर, और महाराष्ट्र की जो रिज़ल्ट होगा उस पर क्लिक करना वगैरह वगैरह वगैरह। छोड़ो, यहाँ पर कुछ डाउनलोड रिज़ल्ट करने के लिए इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर पूछ रहा है, मदर फर्स्ट नेम पूछ रहा है, इसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है रिज़ल्ट देखना। ऑफिशियल साइट ये दे रखी है, यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। ओके, अब होम पर आते हैं वापस। यहाँ पर अधिकतर क्लासों के रिज़ल्ट शो कर रखे हैं। यूपी के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, बिहार कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट रिज़ल्ट्स, यूपी जियोलॉजिस्ट, झारखंड बोर्ड जेएसी रिज़ल्ट, अधिकतर जगहों के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जॉब के बारे में। लेटेस्ट जॉब में देखे जाए एसबीआई अप्रेंटिस 2020 फ़ी रिफंड फॉर्म। पता नहीं ये कैसा क्या फॉर्म है, इसको ओपन करके देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अपलोडेड फी रिफंड फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ अप्रेंटिस इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरियस स्टेट्स इन पैन इंडिया। दोज कैंडिडेट आर एनरोल्ड विद वैकेंसीज कैन फी रिफंड फॉर्म। उनको फीस लौटा रहे हैं जिन्होंने 2020 में इस एग्ज़ाम को दिया होगा, ठीक है ना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूसी एस की उस टाइम पे फीस थी 300। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप की कोई फीस नहीं थी, है ना। और इसको फिल कैसे करना है उसकी टेक्निक पूरी यहाँ पर दे रखी है। अब मैं उसके बारे में नहीं पढ़ूँगा ज़्यादा, इससे अच्छा मैं बैक जाता हूँ और क्या है ये CGPSC, ये भी छोड़ो। और ये क्या UPSC CDS सेकंड ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, इसके लिए क्लिक करता हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कंबाइंड डिफेंस CDI सेकंड की रिक्वायरमेंट हुई है, उसके लिए क्या क्या फ़ीस है वो यहाँ पर दे रखी हैं। जनरल ओबीसी के लिए 200, SC ST और फीमेल के लिए 0। और इसके बाद अपन बात करें, एप्लीकेशन बिगेन हुई थी 4 अगस्त को, लास्ट डेट है 24 अगस्त 6 बजे तक। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, IMA OTA के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, नोबल एकेडमी के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, फिर थर्ड है एयरफोर्स के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+12। मिनिमम एज है 20, मैक्सिमम है 24। किसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज 339 वैकेंसीज़ हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में यानी IMA में 100 पोस्ट हैं टोटल, और इंडियन नेवल एकेडमी में 22 है, एयरफोर्स एकेडमी 32 है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA में 185 है। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, पार्ट 2 के लिए यहाँ पर। तो पार्ट 1 के लिए करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। कुछ एक फॉर्म ओपन होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है फॉर्म फिल करने से पहले, वो सब आप केयरफुली रीड कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन रीड करोगे यहाँ पर येस और नो का बोलेगा तो येस कर दीजिए आगे बढ़ने के लिए। UPSC का ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका नाम, ठीक है ना, नाम, फिर उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ,
ठीक है। मैरिटल फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, कम्युनिटी, जनरल, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो, एड्रेस वगैरह भरना है, ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। इस तरीके से आप इसको भर सकते हो। सेम यही तरीका है सेकंड पार्ट को फिल करने के लिए, उसके लिए आप यहाँ से भर सकते हो, ठीक है। जहाँ से भी भरना आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके लिए यहाँ से सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा इजीली। इसमें फॉर एडमिशन टू नेवी मिलिट्री, फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, आपके लिए सब्जेक्ट है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है ना। पार्ट 1 में तो इसमें 2 घंटे का इंग्लिश होगा, 2 घंटे का जनरल नॉलेज, 2 घंटे का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीनों पेपर 100 नंबर के होंगे, कुल मिला के 300 का पेपर होगा आपका। पार्ट बी की बात करें, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में इंग्लिश होगी 2 घंटे की, जनरल नॉलेज 2 घंटे का, इसमें मैथ नहीं आएगा, तो ये 200 नंबर का पेपर होगा टोटल, ठीक है ना। और अब हम वही बात करें इंग्लिश के अंदर, क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क मैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो इसमें इंग्लिश की चेक करेंगे आपका इंग्लिश। जनरल नॉलेज की बात की जाए तो इसका कोड 02 है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, अर्थमेटिक यानी HCL, LCM, एल्गोरिथम टू बेस 10, ऐसे क्वेश्चन। और अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर, थ्योरम, HCL, HCM, थ्योरी ऑफ पॉलीनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आती है, ज्योमेट्री आती है, मेजरेशन आता है, स्टैटिक्स आती है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आने को है जो आ सकती हैं। एडमिट कार्ड, 2020 का एडमिट कार्ड मिलेगा अब। बेहतरीन वेबसाइट है वैसे तो, ये मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अब हम काम करते हैं, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो। कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है इस पे। कॉन्टेक्ट अस में जाके देखते हैं है कहाँ के। वेलकम टू दिस वेबसाइट, नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट, कॉन्टेक्ट अस, मोबाइल ऐप्स डाउनलोड, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट, कॉन्टेक्ट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज खुल रखा है। ट्विटर पे आपको रिप्लाई चाहिए तो क्लिक हेयर, ज्वाइन टेलीग्राम पेज क्लिक हेयर, इंस्टाग्राम पेज ये,
KOOAPP, ये विजिट मेन साइट देश एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो वो भी हो जाएगी। पुलिस वैकेंसी क्या है? पुलिस वैकेंसी में SSB हेड कांस्टेबल की स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड। नोटिफिकेशन आई थी इसकी 8, क्या है ये, हेड कांस्टेबल स्किल टेस्ट एग्ज़ाम डेट इसकी 17 से 28 अगस्त के बीच में हो सकता है इसका एग्ज़ाम। हेड कांस्टेबल में जनरल के लिए 34 है, OBC के लिए 18 वैकेंसी है, SC के लिए 10, ST के लिए 5, टोटल 74 वैकेंसी। एज लिमिट 18 से 25 साल। इसके लिए आपको क्या क्या होना ज़रूरी है? 12th पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हाइट 165 मेल की, फीमेल की 155, चेस्ट मेल में 77 से 82, और रनिंग मेल की होनी चाहिए 3.2 किलोमीटर इन 14 मिनट, फीमेल की होनी चाहिए 1.6 किलोमीटर इन 8.13 किलोमीटर। ASI स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी दे रखी हैं, टोटल 54 पोस्ट हैं, एज लिमिट भी सेम है। इसके बाद SI स्टाफ नर्स के लिए टोटल 21 से 30 पोस्ट हैं, 23 पोस्ट हैं, 21 से 30 साल की उम्र है। 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए SI स्टाफ नर्स के वैकेंसी के लिए। ASI फार्मासिस्ट, ASI ऑपरेशन थिएटर, ASI डेंटल टेक्नीशियन, ASI रेडियोग्राफर, बहुत सारे वो दे रखे हैं। जो भी आपको आपकी स्ट्रीम्स आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको कट कर देते, इसको कट कर देते, इसको। अब हमें इनकॉग्निटो टैब में खोलते हैं। हम कोई भी चीज़ हमें यदि खोलनी, इनकॉग्निटो टैब खोलो और इसमें हम सर्च मारते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है वो चेक करते हैं। तो थाईलैंड बैन्स कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स। थाईलैंड हैज़ बैंड सनस्क्रीन्स। हिंदी लिखना पड़ेगा, हिंदी लिख दो, हिंदी। तो यहाँ पर प्रतियोगी किसी राज्य प्रदेश में मालदीव शैली टोक्यो पैरालंपिक प्रतियोगी, ये नहीं देखते यार, ये पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी पे देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला, जाने क्या रखा गया? हॉकी के जादूगर
कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक बर्लिन 1936 में कुल 13 गोल दागे थे। ठीक है ना। अभी आईपीएल के बारे में पढ़ते हैं अपन। आईपीएल 2021 यूएई में 19 सितंबर से दूसरे चरण का शुरुआत देगी। पूरा शेड्यूल 19 सितंबर से शायद फिर से चालू होने वाला आईपीएल। बता दें कि आईपीएल के बाकी बचे 31 मुकाबले 27 दिन में दुबई और शारजाह और अबू धाबी में खेले जाएंगे। मतलब बचे हुए 27 मुकाबले आगे खेले जाएंगे। यूएई में 27 दिनों की अवधि में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। और पूरा शेड्यूल देखें, मैच हैं 30, मतलब पूरा शेड्यूल क्या है, मैच संख्या 30वां मैच खेला जाएगा 19 सितंबर को 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन के बीच में दुबई में होगा। 31वां मैच 20 को केकेआर और आरसीबी के बीच में अबू धाबी में होगा। फिर यहाँ पर 31 सितंबर को पीबीकेसी और आरआर के बीच में होगा दुबई में। फिर 22 सितंबर को डीसी और सनराइजर्स हैदराबाद का होगा दुबई के अंदर। इसी तरीके से तमाम मैच यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लीग का अंतिम मैच, आखिरी मैच होगा 8 अक्टूबर को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में होगा, जबकि एलिमिनेटर और क्वालिफायर 11 अक्टूबर और अक्टूबर को शारजाह में खेला जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको सारा चार्ट यहाँ पर दे रखा है, कौन सा मैच कब होगा। इसको तो कट कर देते हैं। तो अच्छा है, जो भी है बढ़िया है। ये क्या लिखा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, जानिए कैसे हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों से जुड़ी कुछ होते। तो यदि आपको जानना है कि कैसे ये गेम वगैरह चालू हुआ था, तो उसके लिए आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। प्राचीन काल में शांति काल में योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। इसके शुरुआत दौर में सैनिकों के बीच दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। खेल में विजेता को कविता, मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। अब इसमें और कुछ पढ़ते हैं। अपडेट इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जीका वायरस क्या है। जीका वायरस, केंद्र का एक्शन प्लान तैयार, केरल में 65 मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में जीका वायरस नियंत्रण को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। प्लान के मुताबिक लोगों को हर स्तर पर जागरूक करने का जरिया। शुक्रवार को लोकसभा में 1 साल का लिखित में जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2 अगस्त तक केरल में जीका वायरस के 65 मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तिरुवनंतपुरम में 61, एर्नाकुलम में 2, कोट्टायम में और कोल्लम में 1 मामले शामिल है। जीका वायरस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार मंत्रालय ने एक्शन प्लान तैयार किया है। राज्य सरकारों को अलर्ट जारी करेगी, जिसमें जीका वायरस के लक्षण क्या क्या। आमतौर पर बुखार, नेत्रश्लेष, मलाशोथ, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता,
सिरदर्द के रूप में प्रकट होने वाली एक हल्की बीमारी जीका वायरस नियंत्रण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। हेलो। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, बस कुछ ही मिनटों की बात है, फिर हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि हम इसमें चर्चा कर चुके हैं कि करंट अफेयर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जकीर जीका वायरस के बारे में बात की थी, अब थोड़ा हम ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रॉयल इनफील्ड की नई हिमालय बाइक के बारे में। तो जानिए रॉयल इनफील्ड की नई अपग्रेड हिमालय बाइक में क्या क्या बदलाव। रॉयल इनफील्ड ने हिमालय बाइक को मेजर अपग्रेड के साथ फिर से लॉन्च किया है। नई हिमालय बाइक में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है। रॉयल इनफील्ड हाल ही में हिमालय का अपग्रेड वर्जन है। कंपनी ने वर्ष 2016 में पहली बार हिमालय बाइक को लॉन्च किया था। रॉयल इनफील्ड ने हिमालय बाइक को मेजर अपग्रेड के साथ फिर से लॉन्च किया है। ट्रिपर नेविगेशन फीचर। हिमालय 2021 की डिज़ाइन में आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। नई हिमालय बाइक में ट्रिपर नेविगेशन फीचर जोड़ा गया। बता दें कि कंपनी ने यह फीचर पिछले दिनों लॉन्च की गई अपनी बाइक मीटियोर 350 में दिया था। अब मीटियोर की तरह नई हिमालय बाइक में भी स्मॉल सर्कुलर कलर डिस्प्ले मिलेगा। इसमें ग्राहकों को नेविगेशन डायरेक्शन मिलेगी। ये ब्लूटूथ के ज़रिए काम करता है। इसके लिए यूजर्स को अपने फ़ोन में रॉयल इनफील्ड ऐप डाउनलोड करना होगा और ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करना होगा। फ्यूल टैंक और विंडस्क्रीन में बदलाव। नई हिमालय बाइक में आपको फ्यूल टैंक और विंडस्क्रीन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी विंडस्क्रीन को पहले के मुकाबले बड़ा किया गया है। इससे ज़्यादा स्पीड में यूजर्स को ज़्यादा विंड प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा फ्यूल टैंक में भी बदलाव किया गया है। इससे फ्यूल टैंक रेक को पहले छोटा किया गया है और पहले राइडर्स को परेशानी की थी। इसके फ्यूल टैंक का फ्रेम उनके घुटनों को टच करता है। अब इस बदलाव को राइडर के घुटने अब फ्यूल टैंक से टच नहीं रहेंगे। लगेज कैरियर में भी बदलाव देखने को मिला है। रेयर लगेज कैरियर में न्यू मेटल प्लेट से रिप्लेस की गई, इसमें कि लॉन्ग ड्राइव पर राइडर पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित तरीके से भारी लगेज लेकर जा सके। मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया। और बात करें तो गैजेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। MI 12 सीरीज़ के बारे में के साथ आएगी। ये सीरीज 200 मेगापिक्सल के साथ आएगी। चीन की स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi इस साल MI 11 सीरीज़ में कई बढ़कर बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च किए।
तो और कहा यह भी जा रहा है कि कंपनी जल्द ही Mi 12 ला सकती है जबकि Xiaomi ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Mi 12 अस्तित्व को लेकर स्वीकार नहीं किया। चीन की एक रिपोर्ट में फ़ोन के प्रमुख स्पेक्स के बारे में जानकारी दी कि दावा किया गया। कुछ दिन पहले JEDC द्वारा की घोषणा की गई थी कोई सी कॉन्फ़िगरेशन की। बता दें कि स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर होने की संभावना है। साथ ही ये पिछली रिपोर्ट का खंडन किया गया है कि Mi 12 क्वालकॉम 895 SoC द्वारा संबंधित किया। अल्ट्रा स्लिम बेजल के साथ पंच होल डिज़ाइन और सिक्योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने की उम्मीद है। पीछे की तरफ यह क्वाड कैमरा यूनिट से लैस होगा। स्मार्टफोन में इतने पिक्सल्स की एमोलेड स्क्रीन होगी। ये रेशियो होगा 6.8 क्वाड HD होगा, 514 PPI होगा, 120 हर्ट्ज होगा। तो काफ़ी कुछ दे रखा है इस स्मार्टफोन ने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।